बातें मुलाकातें इस प्रोग्राम में हमारे साथ 3 शिक्षाविद मौजूद है। संजय नरवेरिया जी, साथ में रीनू त्यागी जी और पूनम राठौड़ जी आपसे बातें करेंगे, खास तौर पर कोविड के बाद अब स्कूल्स की क्या सिचुएशन है। संजय जी, आपसे शुरू करूंगा। कोविड-19 एक ऐसा पेंडेमिक जिसे शायद हम भूलना चाहेंगे, लेकिन अभी भी स्थितियां सामान्य पूरी तरह से नहीं हुई है। बच्चों का लगभग 1 वर्ष बहुत अजीबो गरीब ढंग से गुजरा। अब क्या स्थिति है? आप सभी का धन्यवाद। और मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षा और जीवन ये कभी रुकते नहीं हैं। कोविड ने इस शिक्षा की रफ्तार को धीमा जरूर किया, लेकिन रोक नहीं सका है कभी। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से राज्य शासन ने स्कूलों को खोलने की कवायद शुरू की है और एक बहुत ही अच्छा कदम है, और उस तरह से सभी स्कूल अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से जीवन के लिए जो आवश्यक सावधानियां हैं उनको लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कोविड पैंडमिक ने एक बीच में अवरोध जरूर पैदा किया था, लेकिन ये मैं बहुत उत्साह से और बहुत गर्व से कहना चाहूँगा कि हमारे देश के, हमारे प्रदेश के और हमारे इस शहर के, उदयपुर शहर के सभी शिक्षकों ने इसको बहुत अच्छे एक चैलेंज के रूप में लिया है और अपनी प्रतिभा को नए तरीके से निखारा है। और ये समय कुछ लोगों के लिए इस तरह से रहा है कि उन्होंने कुछ चीज़ें बंद कर दी है, लेकिन हमारे लिए ये समय इस तरह से रहा है कि हमने कुछ नया किया। तो ये समय में कुछ नया करके शिक्षकों ने शिक्षा को आगे बढ़ाया है। बच्चों ने भी ज्ञान को रुकने नहीं दिया, क्योंकि हमारा ये कहना है कि ज्ञान या शिक्षा कभी रुकती नहीं है। जरूरी नहीं कि चिरागों से ही घर रोशन हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। तो पैंडेमिक रोक नहीं पाया है, शिक्षा जारी है। और अब कुछ ही समय में आप पाएंगे कि पूर्ण रूप से जिस तरह से पहले जैसा माहौल था वो शुरू होगा। और यदि मैं बात करूं कि शुरुआत की, तो सभी स्कूलों ने अपने प्रॉपर प्रोटोकॉल लेते हुए स्कूल कक्षाओं को शुरू किया है। अभी राज्य शासन के आदेशानुसार कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चों को बुलाया गया है, उसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि पूर्णतः सावधानी बरतते हुए इवन ऑड सिस्टम पे, मतलब एक दिन विषम रोल नंबर और एक दिन सम रोल नंबर जो आएंगे उस तरह से लेते हुए एक ही टाइम पर। और ये एक बहुत अच्छा कदम जो हमने उठाया है कि हम नहीं चाहते हैं कि यदि जिस दिन ऑड वाले बच्चे हैं, इवन वाले बच्चे जो घर पर, इवन रोल नंबर के जो बच्चे घर पर हैं, उनकी भी सतत शिक्षा चालू रहे। इसलिए क्लासरूम से ही जो बच्चे ऑफलाइन मोड पर पढ़ रहे हैं उसी समय ऑनलाइन मोड पर भी पढ़ेंगे वो लोग। और परीक्षाओं की दृष्टि से भी हमने ये ध्यान रखा है कि 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा एक साथ नहीं की है। हमारा ये पूरी प्लानिंग थी कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, इन सब की प्लानिंग, सबकी डेट, सबके टाइम, सब कुछ अलग अलग रहे हैं। इसलिए सावधानी बरतते हुए शिक्षा को सतत रूप से आगे बढ़ाने का हमारा कदम, हम ये मानते हैं कि हम अपने आप में बहुत सफल हैं। और बच्चों का, पालकों का इस दिशा में पूरा सहयोग हमें रहा है, और इस तरह से शिक्षा सतत रूप से आगे बढ़ेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। रीनू जी, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो बरस था, चूँकि इससे पहले शिक्षा लगभग हमारे यहाँ एक तरह से क्लासरूम शिक्षा ही हुआ करती थी, लेकिन इस बरस ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम ऑनलाइन शिक्षा कहते हैं। अब भविष्य में क्या क्लासरूम शिक्षा जब दोबारा लौट आई है, तो क्या क्लासरूम की शिक्षा उसी ढंग से बनी रहेगी, या आपको लगता है कि साथ में ये ऑनलाइन शिक्षा भी इस ढंग से चलती रहेगी, या हो सकता है आगे बढ़ जाए? जी, मैं आपके इस पॉइंट से बिल्कुल सहमत हूँ। एक हमने नया आयाम ढूंढा शिक्षा के क्षेत्र में, जो आई थिंक कोविड ने हमें सिखा दिया कि हम ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की कैसे ले सकते हैं। टीचर्स टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म को भी एक्सप्लोर कर पाए, और उनकी भी एक अपनी नई लर्निंग थी। और एक ये बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि जब भी हम कहते हैं कोई चेंज होता है, चेंज इज़ ऑलवेज फॉर द गुड। सो ये जो चेंज अभी आया है, ये आगे शिक्षा को एक दूसरे स्तर पर लेकर जाएगा। जैसे कभी होता था कि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, अब स्कूल नहीं खोल सकते हैं, लेकिन अभी पढ़ाई नहीं रुकेगी। पढ़ाई अभी ऑनलाइन पे भी चालू रह सकती है। उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई तो बच्चे बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो स्कूल्स बंद हो जाते थे। अब वो सब कुछ नहीं हो पाएगा, अब वो ऑनलाइन पे उनकी वो शिक्षा जारी रहेगी। अब जो लगता है एक बहुत अच्छा ब्लेंड होगा ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस का, जहाँ पे ऑफलाइन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं वेदर्स को लेके, सो उसको हम ओवरकम कर पाएंगे। और नो डाउट अबाउट इट कि कोई भी प्लेटफॉर्म जो आपकी क्लासरूम टीचिंग है उसको रिप्लेस तो नहीं कर सकता है, बट हाँ, उसमें ऐड ऑन करके द एजुकेशन कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। पूनम जी, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो ऑनलाइन शिक्षा का क्रम शुरू हुआ, इसमें कुछ अभिभावकों ने चिंता जाहिर की कि जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं या अध्यापिका पढ़ा रही हैं, उनका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, या उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है, उनका ज्ञान अच्छा नहीं है। पहले बच्चे जो पढ़ लेते थे तो हो सकता है वो क्लासरूम में पढ़ाने में कुछ अध्यापक अध्यापिकाएं अच्छे रहे हों,
लेकिन हो सकता है ऑनलाइन की तकनीक से घबरा गए और कुछ भी, ये शिकायतें भी बहुत सारी रहीं। तो बताएं कि अध्यापक अध्यापिकाएं जो अभी काम कर रहे हैं उनको इस ऑनलाइन मेथड के साथ ट्रेन करना और वहाँ भी अच्छे हो सकें, इसके कुछ नए मापदंड बने हैं इन दिनों? देखिए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कुछ शिकायतें आई, अ, हमारे यहाँ पे इस तरीके का हमें कभी कोई चैलेंज आया ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका दृष्टिकोण आगे की सोच रखता है तो आप किसी भी परेशानी से बड़े आराम से निकल सकते हैं। हमारे स्कूल में ये चीज़ रही थी कि हम पहले से ही प्रिपेयर थे कि आने वाले टाइम में बच्चों को हमें टेक्नोलॉजी का सहायता लेते हुए ऑनलाइन क्लासेस की तरफ चलना है, क्योंकि जो बोर्ड के बच्चे हैं या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो किसी एक विषय में कमज़ोर रहते हैं, उनको स्कूल टाइम में रेमेडियल क्लासेस नहीं हो पाती। तो ये हमारी एक प्लानिंग में ही था कि हम रेमेडियल क्लासेस जो हैं वो क्यों ना शाम के टाइम कराएं, ताकि बच्चों को ट्यूशन जैसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़े। इसीलिए हमारे स्कूल ने वेल प्लान तरीके से जी सूट जो है वो पहले से परचेज़ किया हुआ था, और हम लोग पहले ही ऑनलाइन क्लासेस कैसे शुरू कर सकते हैं इसकी प्लानिंग में थे। अनफॉर्चुनेटली ये पैंडेमिक आया और जो प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं हमारे काम आई। मैं बाकी स्कूल्स की बात करूं तो देखिए, ऑफकोर्स थोड़ी सी अड़चनें आई, लेकिन जो शिक्षकगण हैं उन्होंने इन अड़चनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दूर किया। सभी स्कूल ने प्रॉपर ट्रेनिंग्स अपने टीचर्स को दी, चाहे टीचर आप गवर्नमेंट स्कूल का देखिए या प्राइवेट स्कूल का देखिए, यहाँ पे कहीं एज बार हमें दिखा ही नहीं। हमारे पास ऐसे भी टीचर्स हैं जो बहुत यंग हैं, और वो भी टीचर्स हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, और टेक्नोलॉजी उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन आप उनका एंथो देखिए कि जब जैसे ही आया कि ये ऑनलाइन क्लासेस है, तो हम उनको जो ट्रेनिंग्स देते थे उनका पार्टिसिपेशन इतना एक्टिव होता था कि कभी ना पेरेंट को लगा ना बच्चों को लगा कि एक नई चीज़ हमारे टीचर्स कर रहे हैं। इवन मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले अपने पेरेंट्स की तरफ से, बच्चों की तरफ से, कि स्कूल में बच्चे नहीं थे बट कहीं ना कहीं स्कूल उनके घर तक पहुंच गया था, जो टीचर्स ही लेके गए थे। उन्होंने अपने सब्जेक्ट में पकड़ बनाए रखी, साथ ही उन्होंने टेक्नोलॉजी को भी बहुत अच्छे तरीके से अपनाया। जो भी चीज़ हमारे ट्रेनर्स अपने टीचर्स को समझाते थे उनको उन्होंने बहुत पॉजिटिव वे में लिया, और चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो रेमेडियल क्लासेस हो, एक्टिविटीज़ हो, सेलिब्रेशन हो, कहीं लगा ही नहीं कि कोविड ने उनको रोका है। अड़चनें आई होंगी, बट मुझे लगता है कि हर स्कूल ने, हर टीचर ने बहुत अच्छे तरीके से उसको पेश किया है। पेरेंट्स की तरफ से भी मुझे लगता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा। इस तरह की परेशानियाँ हमारे तक नहीं आई कि टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं या अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि पेरेंट्स ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया कि काफ़ी अच्छे तरीके से टीचर्स इन क्लासेस को चला रहे हैं। बल्कि पेरेंट्स को लगा कि टीचर्स जो एफर्ट्स क्लासरूम के 4 वॉल के अंदर करते थे, आज पेरेंट्स से घर पे देख रहा है कि टीचर्स किस तरीके से एक एक बच्चे पे ध्यान देते हुए सब्जेक्ट के साथ साथ मॉरल वैल्यूज़ भी बच्चों में इनकलकेट करते हैं। ये रेडियो लेक सिटी है, प्रोग्राम है बातें मुलाकातें। 3 शिक्षाविद हमारे बीच मौजूद है, संजय नरवारिया जी, साथ में रीनू त्यागी जी और पूनम राठौड़ जी। संजय जी, आपसे मुखातिब हूँ थोड़ा सा। बहुत सारे जब ऑनलाइन ऑफलाइन की बातें होती है, बहुत सारे शिक्षक ये कहते हैं कि जब क्लास में बच्चे सामने बैठे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नोटिस हो जाती है, कौन सा बच्चा कैसे पढ़ने में है, कितना अटेंटिव है। ये तमाम चीज़ें शायद ऑनलाइन शिक्षण में संभव नहीं है। बताएं कि क्या ऑनलाइन शिक्षण की कुछ लिमिटेशंस हैं और क्या क्लासरूम शिक्षण ही सर्वश्रेष्ठ है? अवश्य, आपने जो कहा है कि ऑनलाइन शिक्षा की कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि जिस तरह से ऑनलाइन शिक्षा के लिए जो प्लेटफॉर्म हमने यूज़ किया है, आज गूगल मीट को हमने अपने ही ऑनलाइन ऐप पर इंटीग्रेटेड करवा लिया है, और हर बच्चा जो किसी शिक्षक से जुड़ा हुआ है। आज का समय यह बताता है कि जब पहले एक समय में पालकों को क्लासरूम में अलाउ नहीं किया जा सकता था कि शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज के समय में सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। हर पालक, हर पिता, हर माता ये देख सकते हैं कि उनके बच्चे को पढ़ाने वाला शिक्षक किस तरह से पढ़ा रहा है, और इस संबंध में इस तरह की पढ़ाई को पेरेंट्स ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है। मैं गर्व से ये कहना चाहूँगा कि हमारे सभी पालकों ने, जिस तरह से हमने अप्रैल के प्रथम सप्ताह से ही ऑनलाइन क्लासेस को शुरू किया है, वो खुद देख सकते थे कि उनके शिक्षक उनके बच्चों को किस तरह से पढ़ा रहे हैं, और इस तरह से शिक्षा को आगे सतत रूप से जारी करते हुए केवल शिक्षा ही नहीं, एकेडमिक सब्जेक्ट ही नहीं, आपका म्यूज़िक, डांस, आर्ट, इवन कंप्यूटर साइंस आल्सो, इस तरह के सब्जेक्ट जिनको लोगों ने सोचना है कि यदि स्पोर्ट्स भी एक होगा, जो खेलकूद की शिक्षा है, उसको भी शिक्षकों ने पूरी तरह से पालकों तक, बच्चों तक पूर्णतः पहुंचाने में अपनी
पूरे प्रयास जारी रखा है। और शिक्षक जब बच्चों को देख सकता है और बच्चे शिक्षक को देख सकते हैं, और तो उस तरह से इंटरनेट कनेक्टिविटी की बीच बीच में कभी इस तरह के इश्यूज आते हैं, लेकिन वो एक टेम्परेरी इशू होता है, मेरा ये मानना है। लेकिन शिक्षा सतत रूप से चलती रही है, और इन सब चीज़ों के चलते हुए भी जो समस्याएं कभी आती थी, तो शिक्षकों का यह मानना होता था कि हर शनिवार को हमारे काउंसलर हैं, शिक्षक हैं, वो पालकों से, बच्चों से अलग से उनकी समस्याओं के बारे में बात करते थे, बच्चों से बात करते थे, और केवल उनकी समस्याएं ही नहीं बल्कि उनके अपने लाइक विल से दैट उनकी अपनी हेल्थ के लिए, उनके एज अ वेल विशर उन्होंने बात की है हमेशा। तो इस तरह से एक कनेक्टिविटी बच्चों में और शिक्षक में रही है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि हमेशा कभी एक स्कूल बिल्डिंग से नहीं बनता, स्कूल होता है एक कम्युनिटी से, एक परिवार से, जिसमें शिक्षक, बच्चे और पालक तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इस पैंडेमिक में जब बच्चे स्कूल आ नहीं सके, लेकिन ऑनलाइन माध्यम एक ऐसा था जिसमें तीनों जो धुरी होती हैं एक शिक्षा की, पालक, विद्यार्थी और शिक्षक, तीनों जुड़े रहे हैं हर रूप से, और उन्होंने शिक्षा को आगे जारी रखा है। कुछ अवरोध रहे हैं, लेकिन मेरा हमेशा ये कहना है कि एक दो चैलेंज को लेके हम आगे के अपने जो अचीवमेंट्स हैं उनको भुला नहीं सकते हैं। तो हमने सतत रूप से शिक्षा को जारी रखा है, और बहुत गर्व से मैं कहना चाहूँगा कि समय पर शिक्षकों ने अपना कोर्स पूरा किया है, और इस समय उनका प्रॉपर रिवीजन चल रहा है, और परीक्षाओं की तैयारी है। स्कूल में प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, जिसके लिए बच्चे सुबह और शाम अपने रिवीजन कर रहे हैं। इवन मेरा ये मानना है कि पालकों की सहूलियत के लिए, उनके सहयोग के लिए, जो पालक, मैंने माना कि ऑफिस जाते हैं, जो पेरेंट्स ऑफिस जाते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग में हैं, यदि वो आपका परीक्षाओं का समय आपका 10 से 2 के बीच में नहीं हो सकता, तो उनके लिए हमने शाम को 5 से 7 के बीच में भी परीक्षा करने का निर्णय लिया है, जिसका काफ़ी स्वागत हुआ है, और शिक्षकों ने और पालकों ने इसको काफ़ी तरीके से उसका स्वागत करते हुए आगे बढ़ाने की इच्छा की है। तो हमारा ये मानना है कि कुछ लिमिटेशंस आती हैं, लेकिन रास्ते, एक लिमिटेशन आने से 50 रास्ते दूसरे नए निकलते हैं। तो इस तरह से शिक्षा जगत अपने आप में तैयार है आगे भी। और अब जो एक नई परिस्थिति सामने आई है, मेरा कहना है कि इस पैंडेमिक ने हमें एक नए रूप में सिखाया है कि आगे जो शिक्षा होगी वो हाइब्रिड रूप में ही रहेगी, क्योंकि क्लासरूम शिक्षा एक अलग चीज़ होती है, और ऑनलाइन शिक्षा में शिक्षा रुकती नहीं है। शिक्षा के कोई आयाम नहीं होते हैं, एक आयाम। शिक्षा को आप बांध नहीं सकते। हर विद्यार्थी को यह हक होता है कि वो कहीं से भी, किसी भी सोर्स से सीख सके। तो शिक्षक एक स्रोत है उनके सीखने के लिए, लेकिन उसके अलावा पूरी दुनिया में अलग और माध्यम भी है जहाँ से बच्चा सीख सकता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन ने उस दिशा को हम सभी शिक्षक परिवार को, शिक्षा को ये दिया है, जिससे शिक्षा का एक नया रूप सामने आएगा। रीनू जी, आपसे जानना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स का जिक्र हुआ, स्कूल हाली जाकर बच्चे वहाँ बैठे अपनी कॉपी किताब खोलें और पढ़ें और लिखें, इसी के माध्यम नहीं होते। वहाँ बच्चे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनका मनोवैज्ञानिक विकास होता है, खेलते कूदते हैं। आपको नहीं लगता कि ऑनलाइन शिक्षण के तमाम फ़ायदों के बावजूद कहीं इस खेल कूद से, कहीं थोड़ी बहुत शरारत से बच्चे वंचित रह गए? बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ आपकी इस बात से। थोड़ा सा बच्चे वंचित रहे, पर पूरी तरह से वंचित नहीं रहे हैं। क्योंकि जैसे जब हम स्कूल की बात करते हैं, तो हम स्कूल में बच्चों को सारे प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो एकेडमिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो। तो हमने उसको भी ऑनलाइन पे रखा बच्चों के लिए। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हमने बच्चों को रखी जहाँ वो अपने पेरेंट्स के संग करें उसको। जैसे अगर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो हमने बच्चों को छोटे छोटे वीडियोस बनाकर भेजे पी टीचर्स के थ्रू, कि वो कैसे फिज़िकली फिट रह सकते हैं। मींस अगर हमें क्रिकेट की कुछ बेसिक स्किल्स चाहिए होते तो टीचर्स ने उसका वीडियो बना के बच्चों को भेजा, एंड पेरेंट्स के संग उन्होंने उसको प्रैक्टिस किया। एरोबिक्स किया बच्चों ने, और डिबेट्स हमने ऑनलाइन रखी बच्चों के लिए, और ड्राइंग कंपटीशन भी रखे बच्चों के लिए, इवन इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स भी बच्चों के लिए रखे। तो मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन में आने के बाद ये चीज़ों से बच्चे वंचित रहे होंगे। सारे स्कूल्स ने वही मेहनत की है। सभी स्कूल्स ने बच्चों को वो प्लेटफॉर्म भी दिया है जहाँ बच्चे अपनी इन स्किल्स को भी डेवलप कर सके। ओनली वन थिंग विच आई फील एज एन एजुकेटर इज़ the group activities were missing over there, because when we conducted the quizzes also, when there is a team, so they could not get connected personally, but yes, they got connected through the chat box.
So this is one thing which has covered this point also, but not completely. थोड़ा सा वो जो ग्रुप वाला होता है, टीम वर्क होता है, वो थोड़ा सा कहीं पे मिसिंग था ऑनलाइन में. That's it. अदरवाइज बच्चों को सारे प्लेटफॉर्म्स स्कूल्स ने दिए हैं जहाँ पे बच्चा अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकता है. पूनम जी, इन तमाम प्रबंधों के बीच में आपको नहीं लगता कि स्कूल्स और उसके साथ साथ अध्यापकों की जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई? वो अध्यापक जो पहले शायद एक क्लास लेने के बाद हो सकता है पानी पी लेता, चाय पी लेता, अब उसको हो सकता है कि ऑनलाइन लगातार पढ़ाना भी पड़े, उसके साथ साथ उसकी प्रिपरेशंस भी करनी पड़े, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है उसको एक्स्ट्रा करनी पड़े. आपको नहीं लगता कि इस ऑनलाइन शिक्षण ने अध्यापकों का बर्डन, उनका बोझा बढ़ाया है? देखिए, ऑफकोर्स काम जो है वो थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन जिस तरीके से सीमा पर सैनिक खड़ा होके किसी भी अड़चन को अपने देश तक नहीं आने देता, उसी तरीके से शिक्षक भी कहीं कम नहीं है. अगर ये परेशानी आई जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम थी, उसमें अगर शिक्षक पीछे रह जाता तो कहाँ शिक्षक महान कहलाता. मैं तो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ हर टीचर्स के एफर्ट्स को कि उन्होंने काम जरूर बढ़ा लेकिन वो पीछे नहीं हटे. इसमें कहीं ना कहीं स्कूल मैनेजमेंट का रोल भी आता है. सभी स्कूल मैनेजमेंट ने इस तरीके से प्लानिंग की कि टीचर अपने लेसन को भी प्लान कर सके प्रॉपरली, उसको थोड़ा ब्रेक भी मिल सके. क्योंकि अगर आप देखें तो लगातार ना तो कोई बच्चा स्क्रीन पे बैठ सकता है, ना ही कोई टीचर बैठ सकता है. तो हमने इस चीज़ को बैलेंस किया, पीरियड्स को इस हिसाब से दिया कि टीचर और बच्चे को बीच में थोड़ा ब्रेक मिल सके. 40 मिनट से ज़्यादा अपन ने ऑनलाइन क्लास एक साथ नहीं लगाई, बीच में 20-20 मिनट के ब्रेक दिए, जिसमें वो आपने जैसे कहा पानी पीना या खाना खाना या थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना, वो सबके लिए रहा, बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी रहा. थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को डील करते वक्त ऑफकोर्स टीचर्स को परेशानियां आई, लेकिन यही एक समय था जहां हम ये देख सकते हैं कि हम एज अ टीचर, हम जो शिक्षक हैं, अगर हमें किसी जगह अपना 100% देना है तो हम कैसे 200% दे सकते हैं. और सभी टीचर्स ने इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया और इतने एंथो के साथ उन्होंने ये सब चीज़ें की हैं कि अगर हम उनको एक आइडिया देते थे तो टीचर्स के पास 3 एक्स्ट्रा आइडियाज़ होते थे. क्योंकि सभी में एक जज्बा था कि किस तरीके से वो अपने बच्चों को कोई भी कमी ना होने दें, जो कि एक ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में डिफरेंस क्रिएट करे. तो काम तो बड़ा है, लेकिन सीखने को भी बहुत कुछ मिला है सभी को. मित्रों, इस वक्त आप रेडियो लेक सिटी के साथ है, प्रोग्राम है बातें मुलाकातें. हमारे साथ हैं संजय नरवरिया जी, साथ में रीनू त्यागी जी और पूनम राठौड़ जी. पूनम जी, आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि बच्चे देखा जाए तो स्कूल जाने में कतराते हैं. बहुत सारे बच्चे सुबह होती है उनको बहुत परेशानी होती है, कब जाना पड़ेगा, और छुट्टियां होती है तो उसके बाद वो मचलते हैं कि स्कूल कब खुलेंगे. लेकिन इस बार छुट्टियां ज़्यादा ही लंबी हो गई. बताएं कि बच्चे अब मचलने लग गए, हमें स्कूल जाना है. जी बिल्कुल, क्योंकि मैं बच्चों के बहुत ज़्यादा टच में रहती हूँ और जनरली जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि स्कूल की बिल्डिंग्स बंद हुई थी, लेकिन हम लोगों ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी. तो जब हम बच्चों से बात करते हैं कि वुड यू लाइक टू कम बैक टू स्कूल, अभी तक किसी बच्चे ने ये नहीं कहा नो मैम. एवरीवन इज़ ईगरली वेटिंग कि कब स्कूल शुरू हो और कब वो पहले की तरह आएँ. अब ये बच्चे उन छुट्टियों से ज़रूरत से ज़्यादा बोर हो चुके हैं और इन्हें वाकई स्कूल की ज़रूरत है, जहाँ वो अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत कर सकें. जिस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह वो पहुँचते थे वो सब हो सके, उनका सोशल नेटवर्क बढ़ सके, टीचर्स के साथ उनकी जो एक बॉन्डिंग होती है, वो बॉन्डिंग जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस में मिस हो रही है, उसको वो पूरा कर सके. हर बच्चा और बच्चे के साथ साथ इवन पेरेंट्स भी पूरी तरीके से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब सिचुएशन नॉर्मल होगी और कब ये बच्चे स्कूल जाएंगे. रीनू जी, भय थोड़ा सा स्वाभाविक है और बच्चों को लेकर तो हर एक के मन में भय होता है. अब जब स्कूल्स खुल गए हैं और धीरे धीरे खुलने वाले हैं, तो बताएं कि ऐसे में स्कूल्स एक्स्ट्रा क्या प्रिकॉशंस रख रहे हैं, खास तौर पर इस कोविड-19 को रहकर. सैनिटाइजेशन या क्लासरूम का सैनिटाइजेशन या बच्चों को मास्क वगैरह, या अभिभावक आपसे क्या उम्मीदें करें कि अब ये सतर्कताएं, ये प्रिकॉशंस आपको स्कूल्स में रखनी ही है? ये सबसे पहले तो गवर्नमेंट को थैंक यू करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो प्रोटोकॉल्स दिए हैं, आई थिंक वो प्रोटोकॉल्स इतने अच्छे हैं जहाँ पे everybody can remain safe over there. So we are following all the protocols. Yes, initially little hitch was there that when children are going to come back to the school, so in the excitement they may not maintain the social distancing, but I really appreciate my students कि उनको हमने बस
एक बार गाइडलाइंस बताया और बच्चों ने उसको फॉलो किया, क्योंकि अभी बच्चों को भी मालूम है कि ये हमें गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी है फॉलो करने के लिए। तो हमने अपने स्कूल में क्या किया है, जो हमारा स्कूल की जो रूम की ऑक्यूपेंसी है उसका 50% हमने यूटिलाइज़ किया है बच्चों को बैठाने के लिए, और हर बच्चे की एक टेबल फिक्स है, उस पर उसका नेम टैग लगा हुआ है, बच्चा उसी टेबल पे बैठेगा। इन केस इफ द चाइल्ड इज एब्सेंट ऑन दैट डे, नो अदर चाइल्ड कैन कम एंड सिट एट दैट प्लेस। और जब हमारा क्लासरूम ओवर होता है तो हम उस रूम को सैनिटाइज करते हैं, उसको लॉक कर देते हैं। जब बच्चे आते हैं तो बच्चों के सामने ही वो रूम ओपन होता है, सो दैट नोबडी हैज़ एंटर्ड द रूम वंस इट इज़ सैनिटाइज प्रॉपरली। बच्चे प्रॉपर फेस मास्क लगा कर आते हैं, बच्चे शील्ड भी पहन कर आते हैं। थोड़े बच्चों को शील्ड में प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा उसे अप करते हैं, अदरवाइज बच्चे शील्ड भी पहनते हैं, ग्लव्स भी पहनते हैं। वो सर्जिकल जो रबर ग्लव्स होता है, दे आर एबल टू राइड विद दैट ऑल्सो। आई थिंक they are also, we have become so tuned to all these things that we follow it now. Same thing is happening with the kids also, because 9 to 12 students, they were started coming, and we didn't face any problem when the children they started coming to the school. In fact, it was a pleasure for us to see the corridors with the students again. संजय जी, इस कोविड-19 ने शिक्षा जगत को बहुत सारे सबक दिए हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई है। हेल्थ और हाइजीन अब एक ऐसी चीज़ हो गई है जो बच्चों के लिए, कैरियर छोड़िए, अध्यापकों के लिए, स्कूल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी हो गया। हेल्थ और हाइजीन को लेकर ये लेसन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए कैसा है और उससे क्या क्या सबक आपने सीखे? यहाँ मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जिस तरह से शिक्षा ज़रूरी है, इस तरह से हर बच्चे के लिए अपना स्वास्थ्य ज़रूरी है, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हेल्थ और हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है। Being an educationist, we always prefer that our children should be well trained for that, and we initially pre-planned for all those things. A month before, my counselors, my teachers, they had very frequent session with all these children, even with their parents also. What should be the protocol, even what should be their daily routine, their daily life. All those things they have taken care. बच्चों को हर बात में समझाया है कि उनको अपने जीवन में इन चीज़ों को किस तरह से पालन करना है। यदि वो बच्चे घर पर भी हैं तो कौन सा सेफ्टी प्रिकॉशंस उनको रखने हैं, ताकि ये बच्चा जब स्कूल आए उससे पहले ही हमने तैयार कर दिया। हमारा ये मानना है कि जैसे जिस तरह से हम बोलते हैं कि 100 दवा 1 परहेज, तो परहेज करना हमने पहले सिखा दिया बच्चों को कि दवाई की ज़रूरत भी ना पड़ेगी। तो ये हम इस चीज़ को बहुत गर्व से कहना चाहेंगे कि हमारा हर बच्चा इस तरह से तैयार है। और बच्चों की इम्यूनिटी तो वैसे ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन उन बच्चों को इन सावधानियों को रखने की हर टीचर ने एक ट्रेनिंग दी है। स्कूल में भी आप चाहेंगे, जब देखेंगे कि जब बच्चे जिस तरह से अभी आ रहे हैं, हर बच्चा अपने आप में, कभी बोलना नहीं पड़ेगा किसी को कि मास्क लगाना ज़रूरी है। एक बार टीचर्स ने उन बच्चों को ट्रेनिंग शुरू में दे दी है, घर पर भी मास्क लगाना है, घर से बाहर जाएंगे तो भी मास्क लगाना है। तो शिक्षा संस्थान में जब वो आएंगे तो उनको मास्क लगाना अति आवश्यक है ही। साथ में स्कूल के परिसर में जिस तरह से अभी कक्षाएं चालू हो गई हैं, हर बच्चा अपने सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए 1 मीटर के डिस्टेंस पर बैठ रहे हैं, जाते समय भी पूरी डिस्टेंस पूरा रखते हैं। शिक्षक का ये दायित्व होता है कि अपनी कक्षा के सभी बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनके पढ़ने की जिम्मेदारी शिक्षकों की होती है। आते समय बच्चों का टेम्परेचर नोट होता है, पूरा ध्यान रखा जाता है। अलग से एक आइसोलेशन रूम बना है, यदि किसी बच्चे होमवर्क नहीं किया तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है, किसी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है। नहीं, देखिए मैं बताना चाहूँगा, मेरा हमेशा यही कहना है कि अभी सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है। बच्चे का होमवर्क अभी उतना ज़रूरी नहीं, शिक्षा ज़रूरी है। मैंने यही कहा कि शिक्षा सतत जारी रहना चाहिए। अभी ये समय आ गया है कि बच्चे का होमवर्क हो या उसकी प्रैक्टिस हो, सब कुछ हमारी जिम्मेदारी बनती है कराने की। तो इन दिनों में जब पैंडमिक है, इसका जो स्ट्रेस बच्चों पे ना रहे, हमारी ये इच्छा है कि बच्चे सतत रूप से एक बहुत नॉर्मल फॉर्म में, बहुत बिना स्ट्रेस हुए शिक्षा को आगे बढ़ाएं, और शिक्षकों का भी इसमें पूर्ण योगदान रहे। ये हमारा प्रयास हमेशा से रहा है, और मैं ये मानता हूँ कि इस तरह से जो प्रयास चल रहा है सभी स्कूलों का, ये पूर्ण सफल होगा। बातें मुलाकातें प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। हमारे साथ है संजय नरवरिया जी, साथ में है रीनू त्यागी जी और पूनम राठौड़ जी। संजय जी, थोड़ी सी बात करेंगे, बहुत सारे व्यवधान और बहुत सारे कष्ट स्कूल्स ने भी झेले, ख़ास तौर पर प्राइवेट स्कूल्स ने इस मौके पर। एक तो ये था कि फ़ीस को लेकर बहुत सारे अभिभावकों ने प्रोटेस्ट किया कि हमारा बच्चा जब वहाँ जा ही नहीं रहा तो हम फ़ीस किस लिए दें। कोर्ट तक केसेस गए और बहुत सारी चीज़ें हुई। दूसरी ओर स्कूल्स का भी ये परेशानी थी कि वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और उनके दूसरे एक्सपेंसेस भी हैं, उन्हें कैसे चलाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा जिसमें प्राइवेट स्कूल्स को कटघरे में खड़ा किया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे?
इस बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये जो एक ज्वलंत मुद्दा रहा है, लेकिन हमारे स्कूल के लिए मैं ये गर्व से कहना चाहूँगा कि ये एक मुद्दा, एक विषय नहीं बना, क्योंकि इस तरह की कुछ चीज़ें जो बोली गई थी समाज में, लोगों से एक दूसरे की तरफ जा रही थी, लेकिन कभी कोई कोर्ट का मुद्दा हमारे अपने पालकों और शिक्षकों और स्कूल मैनेजमेंट के बीच में कभी नहीं आया। आज जो पहले मैंने बात बोली कि स्कूल परिवार में बालक, उनके माता पिता और शिक्षक, ये तीन धुरी हैं जो परिवार को बनाते हैं। हमारा आपस में सामंजस्य से हमने कोशिश की है कि इस तरह का कोई प्रेशर ना हो, और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आई है उसी के तहत पेरेंट्स भी अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं, जिस तरह से स्कूल अपना दायित्व पूरा कर रहा है और इस तरह से पालक भी अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं। और हम, ये हमारा हमेशा उनसे अनुरोध रहा है, और वो जानते हैं कि जो सर्विसेज स्कूल दे रहे हैं, और उन सर्विसेज के लिए पेरेंट्स को भी स्कूल को कुछ सर्विस देना है, जिस तरह से दोनों फैमिली चलती रहे। तो कभी मेरा नहीं है मानना, ज़रूर इस तरह की बातें ज्वलंत रूप से समाज में आई हैं, पेपरों में आई हैं, लेकिन मैं बहुत गर्व से कहना चाहूँगा कि हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, और ये रिलेशन शिक्षा को आगे बढ़ाने का एक सतत प्रयास ही है। ये सब बातें जो फीस का व्यवधान आप बता रहे हैं कुछ रूप से रहा है, लेकिन हमने उन पालकों के लिए उनको सुना है, उनके लिए जितनी सहायता हो सकती है हमने की है। हमने यहाँ तक किया है कि जो पालक यदि चाहेंगे कि पूरा साल का पैसा नहीं दे सकते हैं, वो मंथली पैसा फीस भी जमा कर सकते हैं। जो अभी नहीं जमा कर पा रहे हैं वो उनके एक आश्वासन दे सकते हैं कि हम बाद में कर देंगे, या जिस तरह से सरकार की जो गाइडलाइन आई है उस तरह से वो जमा करेंगे। तो हमारा सहयोग है, क्योंकि अल्टीमेटली स्कूल और पेरेंट्स, इनको ही बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाना है, और हम दोनों का ही दायित्व है कि बच्चे की शिक्षा किसी रूप में रुके नहीं। तो इस तरह से मेरा ये मानना है कि देखिए, कोई भी चुनौती जो आती है, और जब तक जीवन में चुनौतियां ना होंगी आप आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि विवेकानंद ने हमेशा यही कहा है कि शिक्षा जो होती है एक चरित्र का निर्माण करती है, और भविष्य के लिए बच्चों को और समाज को तैयार करती है। तो शिक्षा में यदि चुनौतियाँ आई हैं तो उस चुनौतियों को हम स्वीकार करते हुए भविष्य के लिए हम अपने आप को, अपने समाज को तैयार कर रहे हैं। हमारा यही मानना है। रीनू जी, एक मुद्दा जो इन दिनों ज़्यादा उभर कर आया कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में और अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन उसके साथ साथ यही लोग बार बार ये भी कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल जो है वो फ़ीस के बहाने हमारा बहुत एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, यानी हमारा प्राइवेट स्कूल फ़ीस के माध्यम से बहुत ज़्यादा आर्थिक हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और प्राइवेट स्कूल को एक तरह की दुकान भी बहुत सारे लोगों ने कहा। इस बारे में ख़ास तौर पर इस पेंडेमिक के समय में, साल भर में जब तक प्राइवेट स्कूल्स के पास सच में कुछ जो रूटीन खर्च है वो चलाने के लिए भी शायद बहुत स्कूल्स के पास पैसे नहीं रहे, इस बारे में क्या कहेंगी? ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है, आई थिंक ये थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंचेस सबके लिए लेकर आई थी, और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे हमें पूरा सहयोग भी मिला था, और पेरेंट्स को रियलाइज़ हुआ था कि जब टीचर ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को करा रहा है तो उसमें टीचर का कितना पेन भी है। तो मुझे ऐसा कहीं पर भी एनकाउंटर नहीं हुआ, या मैंने ऐसा कहीं पर भी एक्सपीरियंस नहीं किया जहाँ पर पेरेंट्स ने ये क्वेश्चन मार्क क्रिएट किया हो कि आप कुछ नहीं करा रहे हैं तो फीस किस चीज़ की ले रहे हैं, या कमर्शियल है बच्चों को। क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आई थिंक सारे स्कूल्स ने बच्चों को सब कुछ दिया है जो एक बच्चे के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है। वी टॉक अबाउट द वैल्यू एजुकेशन, वी हैव गिवन दैट वैल्यू एजुकेशन ऑल्सो ऑन ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस। लाइक if the children they are sitting in the classes, so in between we did a little yoga also with them to make them relax with the continuity of the online classes. तो मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया जहाँ किसी पेरेंट ने ये बोला हो कि ये दुकान है, या मैं इसको फ़ीस क्यों दूँ स्कूल को क्योंकि मेरे बच्चे को कुछ नहीं मिल रहा। हमारे मैक्सिमम पेरेंट्स ने अप्रिशिएट किया था कि स्कूल ने इतना अच्छा एफर्ट किया है। वी नेवर थॉट ऑफ दैट ऑनलाइन क्लासेस में स्कूल इज़ गोइंग टू डिलीवर दिस वे ऑल्सो। पूनम जी, थोड़ी सी बात करते हैं शिक्षकों की, ख़ास तौर पर जो शुरू के 3 महीने थे, 4 महीने जब एक तरह से कंप्लीट लॉकडाउन था, उस वक्त भी क्लासेस तो लेनी पड़ी, लेकिन जब बच्चे ही नहीं आ पा रहे, पेरेंट्स भी नहीं आ पा रहे, फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, तो फीस नाम की चीज़ कोई हुई नहीं, यानी रूटीन खर्च भी स्कूल का चल ही नहीं सकता। और बहुत सारे अध्यापकों को इस समय और बहुत बाद में कुछ आंशिक वेतन दिया गया, किसी को 50%, किसी को 25%, हो सकता है किसी अध्यापक को आपने रखा भी ना हो। ये बताएं कि अध्यापकों और स्कूल्स ने इन चैलेंजेस को कैसे मीट किया? देखिए, कोविड-19 के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्कूल पहले से प्रिपेयर था। ये
एकदम से एक ऐसी परेशानी आई जिसने सबको हिला के रख दिया। फिनेंशियली शायद जैसा आप जानते हैं कि स्कूल्स जनरली जो भी अर्न करते हैं वो पूरा खर्च करते हैं बच्चों पे, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा अमाउंट कोई स्कूल अपने पास नहीं रखता है। शुरू के 2-3 महीने हर स्कूल को उम्मीद थी कि सिचुएशन शायद नॉर्मल होगी और उन्होंने अपने टीचर्स को पूरा पे भी किया। लेकिन धीरे धीरे जैसा कि शुरू में रहा, लॉकडाउन की वजह से कह लीजिए या दूसरी परेशानियों की वजह से कह लीजिए कि स्कूल के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम जो फीस के रूप से आती है वो बिल्कुल नहीं आई। मुझे लगता है कि अगर एक स्कूल और उसके टीचर्स की आपसी समझ बहुत अच्छी है, बॉन्ड बहुत अच्छा है और हमेशा मैनेजमेंट ने टीचर्स का ध्यान रखा है, तो टीचर्स ऐसे समय पे पूरे स्कूल का ध्यान रखते हैं और वही हमारे स्कूल के टीचर्स ने भी किया। हम लोग उनको ऑफ कोर्स फीस नहीं आने की वजह से पूरी सैलरी नहीं दे पाए, लेकिन अभी तक मेरे टीचर्स मेरे साथ खड़े भी हैं, डटे भी हैं और अपनी तरफ से अपना 100% दे भी रहे हैं। उसी तरीके से मैं देखती हूँ कि दूसरे स्कूल के जो टीचर्स हैं वो भी लगे हैं अपना पूरा काम देने में। परेशानियाँ उनको हो रही हैं क्योंकि एक हर इंसान का एक अपना खर्चा होता है और उस खर्चे के हिसाब से वो आगे की प्लानिंग करता है। परेशानियां हैं लेकिन उम्मीद अभी ख़त्म नहीं हुई है। सभी को ये लग रहा है कि जैसे जैसे केसेस कम हो रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल सब चीज़ें होंगी और पहले की तरह स्कूल्स में पेरेंट्स की फ़ीस भी आएगी और टीचर्स को पूरी तनख्वाह भी मिलेगी। तो बस इसी उम्मीद के साथ सब लोग अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहे हैं। संजय जी, आप जाते जाते टीचर्स को, ख़ास तौर पर वे लोग जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे? शिक्षकों को यह मैसेज मैं देना चाहूँगा कि जिस तरह से शासन ने सभी डॉक्टरों को कोरोना वॉरियर घोषित किया है, मेरा ये मानना है कि मेरे सभी शिक्षक, इस देश के सभी शिक्षक पूर्ण रूप से मेरे लिए वही कोरोना वॉरियर हैं सबसे पहले। क्योंकि जिस तरह से जीवन में स्वास्थ्य का ध्यान है और जीवन को आगे बढ़ाने में शिक्षा का अपना महत्वपूर्ण योगदान है, तो जिस शिक्षकों ने रुकने नहीं दिया उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम और सलाम है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारा मानना है कि किसी भी देश का जो भविष्य होए वो आगे आने वाले जो नस्ल है, जो बच्चे हैं, उन पर डिपेंड करता है। तो फ्यूचर ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स अपॉन द हाउ द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ दैट कंट्री इज़ बीइंग डिलीवर्ड। तो ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है जिसको आप शिक्षकों ने बहुत अच्छे तरह से इस पेंडेमिक में संभाला है। इसलिए मेरा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा सलाम है कि शिक्षा को आपने रुकने नहीं दिया, जीवन को आपने रुकने नहीं दिया। आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और सलाम। रीनू जी, आप पेरेंट्स, ख़ास तौर पे वे पेरेंट्स जिनके बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे? पेरेंट्स के लिए भी उतना ही कठिन समय था कि बच्चों को जैसे टीचर पढ़ाता है मैं वैसे नहीं पढ़ा पाता हूँ, बट ये ऑनलाइन क्लासेस में जब उन्होंने टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा तो उनको भी थोड़ा आइडिया हुआ कि मुझे अपने बच्चे को घर में इसी तरीके से आगे पढ़ाना है। और पेरेंट्स के लिए भी फिनेंशियल क्रंचेस थे, तो उन्होंने भी स्कूल में आके बात की। जहाँ पे लगा कि हाँ ये जेन्युइन है, वहाँ हमने भी पेरेंट्स का साथ दिया, क्योंकि पेरेंट्स भी हमेशा स्कूल को साथ देते हैं, स्कूल के साथ खड़े होते हैं हर चीज़ में। तो हमने पेरेंट्स को भी उतना ही साथ दिया। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताना चाहूँगी यहाँ पे। एक ग्रेड 1 का बच्चा था जिसके पापा उस बच्चे को लेके स्कूल में आए। उन्होंने बोला ये बच्चा मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनता है, ये ऊपर छत पे चला जाता है, ये अलमारी के ऊपर चढ़ जाता है। तो मैंने उस बच्चे से पूछा आप ऐसा क्यों करते हो? वो कहते मैं क्या करूँ, मुझे टॉय ला के नहीं देते। तो मैंने बोला पापा टॉय ला के नहीं देंगे तो आप ऐसे कहना नहीं मानेंगे, ऐसे शैतानियाँ करेंगे। मैं क्या करूँ, मैं पूरे दिन घर में बोर हो जाता हूँ। तो उस समय भी पेरेंट्स को मैंने बोला कि थोड़ा सा बच्चे के संग आप टाइम स्पेंड करिए। जिस समय आप बच्चे के, क्योंकि पापा बिजनेस में थे उनके, तो वो खुद बहुत परेशान थे अपने बिजनेस को लेके। तो मैंने उनसे कहा आप कितने भी परेशान हो, अगर आप आधा घंटा अपने बच्चे के लिए देंगे तो बच्चा भी आपकी बात मानेगा। और जिस समय हम बच्चों के संग होते हैं हम अपनी परेशानियां भूल जाते हैं, एज अ पेरेंट ऑल्सो, एज अ टीचर ऑल्सो। आई थिंक दैट वॉज अ टाइम एंड आई फेल द पेरेंट्स पेन ऑल्सो, दैट वॉट दे आर गोइंग थ्रू इट। बट जब उनसे बात की, उनको एक रास्ता दिखाया, तो उनका मेरे पास हफ्ते के बाद कॉल आया, नहीं मैम मैंने ऐसे किया, अभी मेरे को भी सुकून है। तो सबके लिए थोड़ा टफ टाइम था,
बट हाँ, पेरेंट्स को मैं अगेन बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जैसे हमने पेरेंट्स को बोला कि थोड़ा हमें आपकी सपोर्ट रिक्वायर्ड है अभी, क्योंकि बच्चे फिजिकली आपके पास हैं, तो पेरेंट्स से हमें वो सपोर्ट मिला और पेरेंट्स ने वो हम लोग को पूरा पूरा सहयोग दिया बच्चों की शिक्षा आगे जारी रखने के लिए। पूनम जी, आप जाते जाते बच्चों को, ख़ास तौर पे वे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं और हो सकता है उनमें से कुछ ही प्रोग्राम भी सुन रहे हो, उन्हें क्या मैसेज देंगी? सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को अप्रिशिएट करती हूँ उनके पेशेंस के लिए कि उन्होंने इस पैंडमिक में अपने आप को संभाल के रखा, पेरेंट्स की बात मानी और अननेसेसरी घर से बाहर वो नहीं निकले, क्योंकि बच्चों के लिए बिल्कुल बच्चों के बांध के रखना बहुत मुश्किल है। बट सच में बच्चों ने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया और चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज किया। लेकिन मैं उन्हें ये भी एडवाइस करूँगी कि जिस तरीके से ये पैंडमिक एकदम से हमारे सामने आया और इतनी चुनौतियाँ उसने हमें हमारे सामने खड़ी की, तो प्यारे बच्चों, चुनौतियों से कभी घबराना नहीं और हमेशा ऐसे चैलेंजेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखना। चैलेंजेस से हम तभी ओवरकम हो सकते हैं जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पूरी मात्रा में हो, जब नॉलेज में कोई कमी ना हो और हमें ये मालूम हो कि किसी भी चीज़ को सही तरीके से फॉलो करना क्यों ज़रूरी है। आज आपके हाथ में टेक्नोलॉजी और गैजेट्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं। अगर आप इसको वाइजली यूज़ करते हो तो ये आपको बहुत ऊंचाई पर लेके जाएंगे, लेकिन अगर आप इसका मिसयूज़ करते हो तो कहीं ना कहीं ये आपके टाइम को ख़राब करेंगे, आपकी एनर्जी को ख़राब करेंगे। तो प्यारे बच्चों, टेक्नोलॉजी को सही से यूज़ करो। अब जब हम उम्मीद कर रहे हैं कि स्कूल्स रीओपन होने वाले हैं, तो अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो और जैसा कि हमेशा कहा गया है, अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को आप पूरे आदर के साथ उनकी बातों को मानो। और सबसे लास्ट, हेल्थ इज़ वेल्थ, तो अपनी हेल्थ का पूरी तरीके से ध्यान रखो और अच्छा खाओ, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो। पूनम राठौड़ जी, रीनू त्यागी जी और संजय नरवरिया जी, आपका हृदय से आभार।